Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है शशांक सिंह, जिनका गेट CS 18 AIR है 57। आज जानेंगे हम उनके बारे में, उनके गेट स्ट्रेटजी के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले शशांक जी, आप मुझे बताइए, आप खुद के बारे में थोड़ा बताइए और आप मुझे ये बता दीजिए कि आप गेट एग्जाम पे आपने कैसे डिसीजन फिक्स किया कि हाँ मुझे गेट एग्जाम देनी है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं BIET झांसी का 2018 का पास आउट हूँ, मतलब अभी पास आउट होने वाला हूँ। बेसिकली जब मैं सेकेंड ईयर में आया, अब जैसे जब हम इंजीनियरिंग करते हैं तो बड़े बड़े सपने होते हैं कि अच्छा सा पैकेज लेके जाएंगे। तो जब BIET झांसी मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा लगा कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें पता करते हैं। तो मुझे सीनियर्स के द्वारा गेट के बारे में पता चला। तो फिर मुझे दिखा कि दिस इज़ अ वर्ल्ड फुल ऑफ इमेंस पॉसिबिलिटीज़। तो फिर तब से मेरा माइंडसेट बना कि दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट CS पीपल डू नॉट थिंक अबाउट। तो मुझे लगा कि नहीं, इसकी तैयारी करनी चाहिए मेरे को। तो शशांक जी, आप मुझे बताइए कि जनरली लोग कोचिंग प्रेफर करते हैं, फिर और कुछ रिसोर्सेज प्रेफर करते हैं, तो आपका अप्रोच कैसे था? आपने क्या प्रेफर किया? कोचिंग की, देखिए, गेट के लिए मुझे कोचिंग की पहली तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और जब कभी थोड़ा बहुत लगता था कि कोई गाइड करने के लिए चाहिए, तो झांसी में कुछ ऐसा था भी नहीं, तो इसलिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। तो शशांक जी, आपने कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए आपके प्रिपरेशन के लिए? देखिए, गेट कंप्यूटर साइंस एक ऐसा फील्ड है, ऐसा एग्ज़ाम है जिसके ऑनलाइन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मतलब टेक्निकल ब्लॉग्स से लेके NPTEL के लेक्चर्स तक, देयर आर न्यूमरस थिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर एवरी टॉपिक। सो मुझे नहीं लगता कि रिसोर्सेज की ऑनलाइन कोई भी कमी है, अगर आप ढंग से उसे पढ़ें या ढूंढें तो। दूसरी चीज़ ये कि टेक्स्ट बुक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मैंने अपने कॉलेज लाइब्रेरी से काफ़ी टेक्स्ट बुक्स में इशू करा के ले आता था और उनसे पढ़ता था। तो दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज पार्ट ऑफ माय नॉलेज रिगार्डिंग गेट। ओके, आपका जो डेली रूटीन था प्रिपरेशन फेज में, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, डेली रूटीन ये था कि आई वॉज a person who wakes up early in the morning. So starting from 5 in the morning, I started to first of all get ready to study, and then for two hours, I guess 2 hours, I studied continuously. I revised whatever I had studied on the previous day, and then I went to college. Then after returning from the college, I used to play. It was in my daily routine to play and have. It is very important to have some recreational activity, otherwise you'll go insane in the preparation. So for a short moment only, but you should play. So after coming back from the sports, I again focused on my books and whatever was the daily schedule for that day. So that was my. ओके, और आपका जो गेट के लिए जो एक्शन प्लान था, कैसे था, क्या था? मतलब क्या आपने माइंड में रखा था कि मुझे ये मंथ तक आपको सिलेबस कवर करना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज? So I'll start from the beginning. So when I made my mindset in second year, I did not start the preparation at that point of time. I thought of taking a safe plan, and that's why I started preparing my technical knowledge, which is required for job interviews, and started making projects. So till the 5th semester, I did this only, and in parallel to that, I also focused on the subjects which were coinciding with GATE. So till that, I had prepared my subjects like programming in C, data structures, design and analysis algorithms, TOC, and all those subjects. After that, I started dedicated preparation for GATE. तो शशांक जी, आप मुझे बताइए, आपने मॉक टेस्ट देना कब स्टार्ट किया? देखिए, मॉक टेस्ट सबसे पहले तो मैंने ऑप्शंस पता किए थे। तो कई सारे ऑप्शंस मिले मुझे टेस्ट सीरीज़ के लिए। फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ थर्ड ईयर के लास्ट में ज्वाइन की थी। टेस्ट बुक ही ज्वाइन की थी मैंने सबसे पहले, क्योंकि टेस्ट बुक में बहुत सारे टेस्ट थे, ऐसा मुझे दोस्तों ने भी बताया था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसे जल्दी ज्वाइन नहीं करूँगा तो मेरे ख्याल से सारे टेस्ट मैं ना दे पाऊँ, तो इसलिए टेस्ट बुक मैंने ज्वाइन की थी और बाकी मैंने फिर बाद के लिए रखी थी। ओके, टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज में जो भी टेस्ट है, जितने भी, वो 3 लेयर पे हैं जी। चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फिर फुल टेस्ट। फिर ये जो लेयरिंग कंसेप्ट है टेस्ट में, वो आपको कितना हेल्पफुल रहा? मेरे ओपिनियन से तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि
किसी और टेस्ट सीरीज में ये चैप्टर वाइज सिस्टम नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स वाइज तो कई करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं, बट चैप्टर वाइज में ये रहता है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को आप तुरंत टेस्ट कर सकते हैं कि उसके प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स में आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि आपकी फाउंडेशन वही कमज़ोर ना हो जाए। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन हेल्प मी अ लॉट। ओके, और हर एक टेस्ट के बाद आपको एक एनालिसिस आ जाता है, वीक चैप्टर्स, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, फिर आपका रैंक आ जाता है कि जितने लोगों ने दिया है उसमें से, फिर उसके बाद एक टॉपर का वीडियो आ जाता है, उसका स्ट्रेटजी आपको पता चल जाता है, उसने कैसे टेस्ट दी है। तो ये जितने भी फीचर्स है वो कैसे लगे आपको? देखिए, इन सभी फीचर्स जो आपने बताया था, इनमें बेस्ट फीचर है जिसमें वो टॉपर के अटेम्प्ट की वीडियो आती है। दैट रियली enables you to be the topper, because you can see how the mind of a topper behaves. Like when you see that he sees a difficult question, whether he chooses to attempt it, if he chooses, how much time does he choose to take, after how much time he skips the question and comes back again, how many rounds he takes. So these are the things that you can see, that how a topper is doing that, and you can emulate them, and that helps you a lot. तो शशांक जी, आपने कौन से सब्जेक्ट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपका, और हर एक सब्जेक्ट में आपका क्या अप्रोच था प्रिपरेशन के टाइम? देखिए, कंप्यूटर साइंस में कुछ बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल हार्ड फॉर्म करते हैं कंप्यूटर साइंस का, एंड दे आर प्रोग्रामिंग इन सी, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मैंने सबसे पहले पढ़े थे। उसके बाद मुझे लगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जनरली लोग इसे लास्ट में पढ़ते हैं और बाद के लिए छोड़ देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक गलती है, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैथमेटिकल फाउंडेशन ले करती है जो आप कंप्यूटर साइंस में जो रिक्वायर्ड है उसकी। तो उसके बाद मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी थी। फिर देन आई स्विच टू द सब्जेक्ट्स विच कम इन क्लब्स, जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स विथ CO, and then computer networks. It alone is a very bulky subject, and then I switched on to TOC and compiler design, and then for the last I kept mathematics, engineering mathematics portion that comes in GATE, so that I kept for the last. तो शशांक जी, 16 से गेट के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो पार्ट है वो बहुत लिमिटेड कर दिया है, जैसे कि वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, सिर्फ मतलब क्वेश्चंस अब उसके ही बेस्ड पे आएंगे, या फिर जो NP हार्ड, NP कंप्लीट, ये जो टॉपिक्स थे उसका बेसिक्स था, डेफिनेशन वो हटा दिया है, बट उसका एप्लीकेशन रखा है अनडिसाइडेबिलिटी में। तो ये अब चेंजेस से आपको क्या लगता है, आपका जो डिफिकल्टी लेवल था गेट का, ये टॉपिक्स का, वो बढ़ गया है या कम हुआ है या फिर उतना ही है, क्या है? देखिए, वर्स्ट केस वाली बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो इट डजंट चेंज एनीथिंग, बिकॉज अगर वो वर्स्ट केस सिर्फ पूछते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्स्ट केस समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एवरेज केस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट केस का मतलब क्या होता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर टुगेदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. So in short, you have to do a complete study of the computational complexities to have a feel of any of the cases of an algorithm. और most probably अगर ये focus किया है सिर्फ worst case पे, तो now questions will come more difficult, because since the area is short or the area is small, now they will focus on more difficult questions. I think so. ओके, और जैसे कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है वैसे कुछ पार्ट ऐड भी कर दिया, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपको IPv6 ऐड कर दिया, बेसिक्स ऑफ वाईफाई ऐड कर दिया। अब ये जो टॉपिक्स है उसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस इतने नहीं हैं आपके पास, तो ये जो नए ऐड कर दिए गए टॉपिक्स है उसका प्रिपरेशन कैसे किया आपने? मतलब बहुत डेप्थ में जाके या फिर आपने कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ सिंपल असम्पशन कि अगर अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है तो जनरली जब वो पूछेंगे तो कुछ इजी पूछेंगे. दिस इज अ कॉमन कंसेप्शन जो हम बनाते हैं इनिशियली, बट टू बी श्योर मैंने काफ़ी डीप में पढ़ा था. देयर आर मेनी इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल, नहीं तो फिर इसके नेटवर्क स्टैंडर्ड्स होते हैं. अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को सीधे रेफर कर सकते हैं, जो RFC स्टैंडर्ड्स होते हैं. वहाँ पर क्लियरली गिवन होता है कि जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट वाईफाई. तो और नहीं तो बहुत सारे टेक्निकल ब्लॉग्स भी हैं जो एग्जैक्टली डिटेल में बताते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है. सो आई फोकस्ड ऑन मेनली द मैक फ्रेम ऑफ वाईफाई. और जैसा आपने एक दूसरा बताया तो IPv6, तो IPv6 इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, और वो इतनी भी न्यू नहीं है कि मतलब उस पर रिसोर्सेज ना मिलें. ऑनलाइन देर आर मेनी रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर IPv6. इनफैक्ट
finding resource on Wi-Fi is harder than finding resources on IPv6. तो शशांक जी आप कोई विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे कोई भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए? डिफिकल्ट I'll choose databases. Databases में क्या है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जनरली लोग बहुत मुश्किल समझते हैं और छोड़ देते हैं, जैसे कि कैलकुलस हो गया, टपल रिलेशन कैलकुलस, और उसके बाद ये SQL और ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल. मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों का जो एक्शन प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको किसी भी आसान रिसोर्सेज, वीडियो रिसोर्स से पहले इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन लेना चाहिए दैट गिव्स यू फील अबाउट व्हाट दीज थिंग्स आर. तो वीडियोस देखने के बाद मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कमांड कर पाएंगे इन चीज़ों पे, तो देन आई सजेस्ट कि देन यू शुड प्रेफर गोइंग टू द टेक्स्ट बुक्स. आई हैव रेड द 2 फेमस बुक्स फॉर दीज, और उनको पढ़ने के बाद एक्चुअल नॉलेज मिलती है कि भाई ये चीज़ एक्चुअली में है क्या. तो बुक्स रिकमेंड करेंगे? These are Korth and Sudarshan. Korth, Sudarshan, one book, and Navathe. Navathe is the second book. ओके, तो अब लोगों ने पूरा प्रिपरेशन फेज आपका देख लिया पूरा, तो अब आते हैं एग्जाम टाइम पे. तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपका एक्चुअल क्या थॉट प्रोसेस था? That is a really tough time. That was a really tough time. इस बार एक्चुअल जो प्रिपरेशन हुई थी वो, जैसे अब तक एग्जाम्स होते थे गेट के, मैंने काफ़ी दिए थे. मैंने लगभग 25 ईयर्स के तो सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं मैंने, और उसके बाद मैंने एग्जाम के मॉक्स भी दिए थे प्रीवियस ईयर्स. तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दिस ईयर वी गॉट इन गेट. दिस ईयर्स क्वेश्चंस वर कंप्लीटली वर्बोज. आफ्टर रीडिंग फॉर 2 minutes we will be able to decide whether this question can be done by you or not. So it was really time wasting for all of us. So after the aptitude section was very easy. So I was very cool at that time. When I started the technical section, the starting 10 questions were easy. But as I moved on to the later questions, I realized that the length is not normal. The length of the questions is not normal. The questions were of full screens. Some questions were taking full screen. So that took a lot of time. So at that point of time, if somebody who had a little experience of mock tests would have definitely panicked. But since I had taken almost over 50 mock tests, full length tests, so I did not panic. I thought what is the rational thing to do here? The rational thing is that I will not be able to return once I complete the test. I would be really glad अगर मेरे कोई भी क्वेश्चन देखने से बच ना पाए. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर छूट जाएगा. तो I thought that I have fixed time for every question. I'll instantly decide whether to do or not and instantly move on. So with this strategy and maintaining my composure of mind, I started attempting the remaining tests. टेस्ट देने के बाद मुझे तो लग रहा था कि बहुत ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि I attempted very less. I think I attempted 51 questions, 51 or 52 questions. It was 78 marks, I guess. So I did not expect that accuracy. I never had this accuracy. So I was very disappointed after the exam. तो शशांक जी आप बताइए, रिजल्ट के बाद आपका जो डिसीजन था गेट एग्जाम देने का, वो आपको कितना फ्रूटफुल लग रहा है? Fruitful, I must say it is a very small word. Fruitful is a very small word. After GATE I see there are immense opportunities ahead of me. I have interview opportunities from PSUs and admission offers from IITs. So it is good for every kind of people. Those who want to go to nice jobs, those who want to switch to public sector, they can take GATE for joining PSUs. And those who want to pursue research, get into product-based companies, then they have the option of doing MTech from IITs. So I think my decision was very right. तो शशांक, जो स्टूडेंट्स गेट 19 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? To all of you guys, GATE is not a hard exam. The things that add to the difficulty of the GATE are only 2 in my opinion. The first is the massive number of subjects that you have to read, and those are lengthy subjects. And the second is maintaining your momentum throughout the preparation phase. These 2 things are the hardest things to do throughout GATE preparation. GATE computer science, particularly of this field, it is more of an aptitude exam.
You just have to see the underlying mechanism that you have to do in every question, and there will be no question which can be left unsolved by you. So I strongly advise you to see whenever you are solving a question, see the underlying mechanism of that question, see how that question is shaped in terms of computer science concepts, and you'll be able to solve every question. For theoretical questions, obviously you need to study a lot, you need to have theoretical concepts cleared in your head. So in short, if you have hard work, if you have perseverance, and if you have general aptitude abilities, you'll be able to crack it. थैंक यू शशांक फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. फॉर मोर सच वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.